हमें थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे मेंडल्स या जेनेटिक्स मेंडल के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसमें आज अपना लास्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मेंडल्स लॉ। मेंडल्स ने जो 3 लॉ दिए थे, कैरेक्टर ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये 3 मेंडल ने जो लॉ दिए थे वो हमने पढ़ लिए थे। तो उन्हें ये जो 3 लॉ दिए थे मेंडल्स ने, उनका क्या इंपॉर्टेंस है, तो आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडल्स लॉ। इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडल्स लॉ, यानी मेंडल की लॉ के क्या क्या इंपॉर्टेंस है। इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है कि द एक्सप्रेशन ऑफ ए डोमिनेंट कैरेक्टर इन लिविंग बीइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो लिविंग बीइंग है, जो भी उनमें जो एक्सप्रेशन, उनके जो लक्षण है, जो कैरेक्टर है, वो उनका एक स्वाभाविक लक्षण है। बिकॉज मेनी हार्मफुल एंड लेथल जीन्स आर एक्सप्रेस देयर कैरेक्टर कैन नॉट एक्सप्रेस आर कैरेक्टर इन रिसेसिव नेचर। यानी जो अप्रभावित जो लक्षण होते हैं इनके अंदर, जो रेसेसिव जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो डोमिनेंट कैरेक्टर जो होते हैं उसके कारण क्या होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं वो लक्षण। तो द एक्सप्रेशन ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर इज the expression of dominant character the expression of dominant character in it's a living being the expression of dominant character in living being is a very important importance because the character because many harmful and lethal genes cannot express because many harmful and lethal genes are cannot express यानी वो जो प्रभावी लक्षण है वो एक्सप्रेस नहीं होते हैं, एक्सप्रेस देयर कैरेक्टर टू देयर एक्सप्रेस due to their recessive character। यानी जो प्रभावी जो अप्रभावित लक्षण है, रेसेसिव जो कैरेक्टर है, वो डोमिनेंस में प्रभावी नहीं होते, डोमिनेंट है उसको अप्रभावी बना देते हैं वो लक्षण। दूसरा है बाय प्रेजेंटेशन ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जीन कंसेप्ट ऑफ एस्टेब्लिश, यानी लॉ ऑफ जो सेग्रीगेशन था मेंडल का, उसके द्वारा हमें जीन कंसेप्ट को आसानी से समझ सकते हैं। तो बाय प्रेजेंटेशन मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जीन कंसेप्ट इज एस्टेब्लिश। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन or concept of gene establish यानी हम उसके जीन कंसेप्ट को आसानी से समझ सकते हैं। थर्ड है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ए जीन हैज टू वेरिएशन एंड दीज कंट्रोल टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। यानी जो जीन कंसेप्ट है उसके बाद हमें अकॉर्डिंग टू सेग्रीगेशन ऑफ
according to segregation of law. So two genes have two alleles, and two contrasting control. यानी जो दो एलिमेंट्स हैं वो जो दो लक्षण हैं दो कैरेक्टर हैं उनको कंट्रोल करते हैं, जैसे दो लक्षण उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। थर्ड है न्यू कैरेक्टर प्रोड्यूस इन द हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग, यानी मेंडल से जो रो है उसमें हमें जो नई जो प्रजातियां हैं न्यू कैरेक्टर प्रोड्यूस कर सकते हैं हम, यानी अलग अलग जो सीड्स हैं उनमें हमें बढ़िया जो वैरायटी है उनको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो न्यू कैरेक्टर प्रोड्यूस इन द हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग, न्यू कैरेक्टर प्रोड्यूस इन द ऑफस्प्रिंग, यानी हमें संतति में जो हमें हाइब्रिडाइजेशन जो करते हैं, संकरण जो करते हैं, उसमें हम न्यू कैरेक्टर है वो उस ऑफस्प्रिंग में प्रोड्यूस कर सकते हैं, संतति में प्रोड्यूस कर सकते हैं। इनटू आवर नॉलेज बाय द लॉ ऑफ मेंडल्स। 5 है मेंडल्स लॉ के जरिए हमें जो प्लांट्स की जो अलग अलग जो वैरायटीज हैं, बढ़िया किस्म के प्लांट आज देखो हम संकर बाजरा वगैरह है, संकर गेहूं है, तो उसकी हम बढ़िया किस्म आज हमें उपलब्ध है, तो वो मेंडल्स लॉ के जरिए है। क्योंकि हमें 2 या 2 से अधिक जो स्पीसीज है उनमें आपस में हाइब्रिडाइजेशन करके उनमें संकरण करा कर एक न्यू ऑफस्प्रिंग है वो पैदा करते हैं, जो कि कैरेक्टर्स में उनसे जो पेरेंट थे उससे बहुत ही बढ़िया होगी, उसमें जो पैदावार जो प्लांट की फसल की जो पैदावार होगी वो बहुत ही अच्छी तरीके से होगी, बहुत बढ़िया होगी। तो अनलेस कैरेक्टर कैन बी रिमूव्ड एंड यूजफुल कैरेक्टर कैन बी ब्रॉट, यानी हम इसमें अवांछित जो कैरेक्टर है उनको हटा सकते हैं एंड जो यूजफुल जो कैरेक्टर है उनको हम इसमें ब्रॉट या इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यूजलेस कैरेक्टर कैन बी रिमूव्ड, यूजलेस कैरेक्टर can be removed and useless character can be removed and जो useless character है उनको हम हटा सकते हैं and useful character वो ब्रॉट, हम उसमें यूजफुल कैरेक्टर है वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, और यूजलेस जो कैरेक्टर उसका उसमें से हटा सकते हो। अगला है डिजीज रेसिस्टेंस एंड हाई यील्ड वेरिएस ऑफ क्रॉप प्लांट, यानी हमें प्लांट में रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ा सकते हैं इसके जरिए। आजकल जो प्लांट जो बीज वगैरह आते हैं, जो सीड्स वगैरह आते हैं बाजरे के गेहूं के, उनमें जो डिजीज है जो उनकी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो अधिक होती है, वो धूप को भी सहन कर सकते हैं, सर्दी गर्मी है उसको भी थोड़ा सहन कर सकते हैं, और अधिक पैदावार है वो हमें क्रॉप से मिलती है। तो डिजीज रेसिस्टेंस एंड हाई यील्ड वैरायटी, डिजीज रेसिस्टेंस एंड हाई यील्ड कैपेसिटी, हाई यील्ड वैरायटी ऑफ क्रॉप, हाई यील्ड वैरायटी ऑफ क्रॉप, यानी हमें फसल की बढ़िया किस्म है वो प्राप्त होगी, उच्च पैदावार वाली होगी, हाई यील्ड एंड डिजीज रेजिस्टेंस होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली होगी। ठीक है, तो ये थे इंपोर्टेंस ऑफ मेंडल्स। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हमें नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इसके आगे आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है।
इसके आगे जो नेक्स्ट चैप्टर है अपना वो है 7 का चैप्टर एटॉमिक थ्योरी, चैप्टर 7 एटॉमिक थ्योरी एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तो चैप्टर 7 एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, एटॉमिक थ्योरी। देखो एटॉमिक थ्योरी यानी परमाणु सिद्धांत एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और आवर्त सारणी जो है उसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में देखेंगे मैटर के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसमें एटम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो मनुष्य की प्राचीन काल से ही जानने की इच्छा रही है, एंशिएंट टाइम से ही जानने की इच्छा रही है कि जो मेटल्स हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, जो पदार्थ है वो किससे मिलकर बने होते हैं। तो सबसे पहले एटम्स के बारे में महर्षि कणाद ने सबसे पहले बताया। महर्षि कणाद ने कहा कि आप जो भी मेटल्स हैं उसको आप उनका ब्रेकडाउन करते जाओगे यानी तोड़ते जाओगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी लास्ट में कि आप उस जो पार्टिकल्स है उसका सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल्स है उसको आप तोड़ नहीं पाओगे। उसी को उसने क्या नाम किया, महर्षि कणाद ने एटम नाम किया। तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स एटम्स आर ऑब्टेन्ड, यानी जो उस पदार्थ को जब आप तोड़ते जाओगे तो जो सबसे छोटा जो पार्टिकल्स स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल्स आपको प्राप्त होगा उसको महर्षि कणाद ने क्या नाम दिया, एटम्स। तो महर्षि कणाद द कंटिन्यूअस स्प्लिटिंग ऑफ द सब्सटेंस, तो महर्षि कणाद ने सबसे पहले एटम के बारे में बताया, ठीक है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है उसका क्या नाम दिया महर्षि कणाद ने, एटम। उसको क्या कहा, एटम, ठीक है, परमाणु का उसको। एंड जो भी मैटर है उसका जो स्मॉलेस्ट भाग है या स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स तो उसको इसने क्या नाम दिया, एटम, ठीक है। मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट नाम दिया एटम। अरे उसके बाद में कुछ और फिलोसफर आए जो दार्शनिक, उन्होंने भी इसके बारे में कई रिसर्च वगैरह किए। पकोदा का अभियान है, उसने भी इसके बारे में बताया, एटम्स के बारे में। अब देखो अलग अलग जो साइंटिस्ट उन्होंने अपनी अलग अलग थ्योरी दी है इसके बारे में, एटम्स के बारे में, ये आखिर एटम्स होता क्या है, परमाणु होता क्या है। तो सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है, परमाणु जो सिद्धांत डाल्टन का, तो उसने वो क्या कहा है। तो सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन, एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। सबसे पहले डाल्टन ने क्या थ्योरी दी इसके एटम्स के बारे में। तो इन्हें 1808 में डाल्टन ने क्या बताया, इन 1808 जॉन डाल्टन एक ब्रिटिश स्कूल टीचर था, जॉन डाल्टन। 1818 में जॉन डाल्टन ने बताया कि जो एटम्स है, एक्सप्लेन नेचर ऑफ एटम्स, उसने जॉन डाल्टन ने एटम के नेचर के बारे में बताया। जॉन डाल्टन एक्सप्लेनेशन ऑफ द नेचर ऑफ एटम्स, एक्सप्रेशन ऑफ नेचर ऑफ द एटम, ठीक है। एटम के नेचर के बारे में इसने सबसे पहले बताया। द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इसके जो मेन पोस्टुलेट्स हैं एटॉमिक थ्योरी के डाल्टन की, वो देखो कौन कौन से हैं। तो द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, तो द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ atomic theory, the main postulates of Dalton's atomic theory,
है। सबसे पहले डाल्टन क्या होता है कि इस सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स नाउ एज एटम्स। तो डाल्टन ने ये कहा था, मैं सेकंड आदमी ने कहा था कि प्रत्येक जो सब्सटेंस है या जो मैटर है वो मेड अप ऑफ वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स नाउ एज एटम्स। यानी जो भी पदार्थ है, जो भी मैटर है, जो सब्सटेंस है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स मिलकर बना हुआ होता है, जिसको उसने क्या नाम दिया, एटम्स। तो इच सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ इच सब्सटेंस मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। Each substance made up of smallest particles, very small particles now as atoms. Now as atoms. सबसे जो छोटा कण है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, को क्या नाम दिया, एटम्स। दूसरा स्टेप क्या है सेकंड, कि एटम्स इज इंडिविजुअल पार्टिकल्स। यानी मैं सिद्धांत में ये कहा था कि जो आपने इसे सब्सटेंस को तोड़ते जाओगे तो एक स्थिति ऐसी है कि आप उसके आगे और विभाजित नहीं हुआ है, इंडिविजुअल है। तो एटम्स क्या है, एक पोजीशन ऐसी आएगी कि एटम्स है वो इंडिविजुअल हो जाएगा, अविभाज्य हो जाएगा, उसको आप तोड़ नहीं सकते हो, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो। तो एटम इज इंडिविजुअल पार्टिकल्स। एटम इज इंडिविजुअल पार्टिकल्स। Atom is individual particles. थर्ड इसमें क्या कहा, the atoms of same elements are same in mass, size and chemical property। कि एक सब्सटेंस के जो एटम्स हैं वो मास, साइज एंड प्रॉपर्टीज में क्या होंगे, सेम होंगे। यानी कोई भी मैटर है अगर वो एक ही टाइप के एटम्स मिलकर बना हुआ होता है तो उसका मास है, साइज और प्रॉपर्टीज है वो सारी की सारी सेम होंगी। जैसे गोल्ड है तो गोल्ड है, वो सोना है तो उसके अंदर सोने के पार्ट्स होंगे, जो एटम्स हैं वो भी गोल्ड के होंगे, ठीक है। तो उसमें सारे जो पार्टिकल्स हैं वो गोल्ड के होंगे, तो उसका जो प्रॉपर्टीज है गोल्ड की, उसका जो साइज है वो सारा क्या होगा, सेम होगा। तो द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, the atom of same elements the atoms of same elements are same in mass, size and property। यानी जो एलिमेंट्स हैं, जो सेम एलिमेंट्स हैं, उनका जो मास होगा, साइज होगी एंड पार्टिकल्स जो प्रॉपर्टीज होंगी वो भी क्या होंगी, सेम होंगी, साइज एंड प्रॉपर्टीज आर सेम, ठीक है। अगला स्टेप क्या कहा, और इसके जो पॉइंट्स हैं कि द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन मास। अगर डिफरेंट टाइप के एटम्स होंगे तो द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अगर एलिमेंट्स डिफरेंट एटम्स है तो उनका मास है, साइज है, प्रॉपर्टीज है वो भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगे, अलग होंगे। तो फोर का पॉइंट है द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स the atoms of different elements are different mass, size and property are different, ठीक है। यानी अगर एलिमेंट्स के डिफरेंट टाइप के एटम्स है तो उनका जो मास होगा, साइज होगी एंड प्रॉपर्टीज होंगी वो भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, ऐड करो पॉइंट है वो देखो, इन केमिकल रिएक्शन एटम्स रिसफर टू फ्रॉम न्यू मॉलिक्यूल्स बट इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए रिएक्शन। यानी आप एटम्स को ना तो नष्ट कर सकते हो, उसको
in chemical reaction atoms reshuffle of it in chemical reaction reshuffle to from new molecules reshuffle to new molecules it cannot be created nor destroyed but it cannot be destroyed and created यानी आप उसके तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना इसको आप उत्पन्न कर सकते हो इस भी केमिकल रिएक्शन में। लेकिन इन सभी पॉइंट्सों के बावजूद भी जो जॉन डॉल्टन की जो थ्योरी थी उसको नेगलेक्ट कर दिया गया क्योंकि उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसके बारे में जो एटॉमिक थ्योरी ऑफ डॉल्टन थी उसने कई सारी जो चीजें हैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो। ठीक है, एटम्स के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया इसलिए इसी थ्योरी को भी क्या कर दिया गया, नेगलेक्ट कर दिया गया। उसके बाद में एक और साइंटिस्ट थे एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन, डेजी थॉमसन, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।